हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको याद ही होगा, पिछले वाली वीडियो के अंदर जो मैंने फर्स्ट चैप्टर था उसका हिंदी अनुवाद कर लिया था, जो कि द थीव्स स्टोरी था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और आज बारी है सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है भोली। ये 10th क्लास का रिजोल्यूशन बुक का सेकंड चैप्टर है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अपन स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कुछ। तो भोली का नाम भोली नाम की एक छोटी सी लड़की के चेहरे पर चेचक के दाग थे। चेचक जो बीमारी होती है उसके क्या दाग रह गए थे, तथा वह हकलाती थी। उसके पिताजी उसे विद्यालय भेजते हैं, जहाँ पर वह एक कोने में बैठी रहती है और चारों ओर डर डर कर देखती है। आगे आने वाले वर्षों में भोली बहुत कुछ सीख जाती है और बहुत सारा आत्मविश्वास भी अर्जित कर लेती है। वह बिशाम्बर भोली के पिता जब बिशाम्बर भोली के पिता से उसका जब बिशाम्बर भोली के पिता से उसकी पुत्री से विवाह भोली के पिता से उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए धन मांगता है, अर्थात जो दहेज मांगता है। तो वह लालची व्यक्ति से विवाह करने से मना कर देती है, तथा विद्यालय में पढ़ने का मतलब विद्यालय में पढ़ाने का निश्चय करती है कि मैं विद्यालय में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो उसका नाम सुलेखा था। सबसे पहले उसका नाम सुलेखा था, और उसके बचपन से ही कोई भी मतलब कोई उसे भोली सीधी सादी कहकर बुलाया करता था। मतलब बहुत भोली है, बहुत सीधी सादी है, ऐसे कर कर लोग बुलाया करते थे। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। नंबरदार जो रामलाल थे, उनकी क्या थी, चौथी बेटी थी। जब वह 10 माह की थी, मतलब वह सिर के बल चारपाई से गिर गई थी, और शायद उसके मस्तिष्क के किसी भाग में चोट लग गई थी। इसलिए वह बच्ची मानसिक रूप से पिछड़ी हुई थी, रह गई थी, और उसका नाम भोली अर्थात सीधी सादी पड़ गया था। जन्म के समय वह बहुत ही गोरे रंग की और सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी तो उसे चेचक हो गया। केवल उसकी आंखें ही बची, लेकिन पूरा शरीर चेचक के गहरे काले निशानों में हमेशा के लिए कुरूप हो गया। छोटी सी सुलेखा 5 वर्ष की आयु तक बोलना नहीं सीख पाई, और अंततः जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाकर बोलती थी। अन्य बच्चे अक्सर उसका मजाक बनाया करते थे और उसकी नकल उतारते थे। परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 बेटे थे व 4 बेटियां थीं। उसमें सबसे छोटी भोली थी। उन सब के अंदर सबसे छोटी भोली थी। वह एक समृद्ध किसान की गृहस्थी थी, मतलब बहुत पैसे वाले किसान की गृहस्थी थी, और खाने पीने को खूब था। भोली के सिवाय सभी बच्चे स्वस्थ व हष्ट पुष्ट थे, और लड़कों को विद्यालय और महाविद्यालय के लिए पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। जहाँ जहाँ तक बेटियों का सवाल था, बेटियों में सबसे बड़ी दादा थी। दादा का पहले ही विवाह हो चुका था, और दूसरी बेटी मंगला थी। पहली राधा, दूसरी मंगला। मंगला का जो विवाह था वो तय हो गया था, तथा उसका विवाह हो जाने पर रामलाल की तीसरी बेटी, जिसका नाम था चंपा, के बारे में वो सोच रहा था कि भाई इसका भी विवाह कर देंगे। वे लड़कियों को देखने सुंदर व स्वस्थ थी। मतलब लड़कियां देखने में सुंदर और स्वस्थ थी, तथा उनके लिए वर ढूंढना कठिन नहीं था। फिर उसके बाद में लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित रहा करता था। वह न तो अच्छे रंग रूप वाली थी, न ही बुद्धिमान थी। जब मंगला का विवाह हुआ तो भोली 7 वर्ष की थी। उस वर्ष ही उसके गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खुला। मतलब लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं तो वो खुले, और उनके उद्घाटन समारोह के लिए तुलसीदार साहब आए। तुलसीदार जो साहब थे, तो वो तहसीलदार जो साहब थे वो वहाँ पे आए, और उन्होंने रामलाल से कहा, एक राजस्व अधिकारी होने के नाते तुम गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, और इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से मशविरा किया तो वह चिल्लाई। उसकी जो पत्नी थी वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? फिर उसके बाद में लेकिन रामलाल ने तहसीलदार की आज्ञा न मानने का साहस नहीं किया। मतलब वो अवज्ञा नहीं करना चाहता, तो तहसीलदार की आज्ञा का
फिर उसके बाद में अंततः उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वरना क्या है, करना क्या है। भोली को विद्यालय भेज दो, जैसा कि सच है उसके कुरूप चेहरे और बुद्धिमत्ता की कमी के कारण उसका विवाह होने की संभावना न के बराबर है। विद्यालय के अध्यापकों को उसके बारे में चिंतित होने देते हैं, अर्थात उसकी चिंता विद्यालय के अध्यापकों पर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़कर और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली भयभीत हो गई। उसे नहीं पता थी कि स्कूल कैसा होता है, और उसे याद आया कि इसी तरह से कुछ दिन पहले उसकी बड़ी गाय लक्ष्मी को भी घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। वह अत्यधिक भय से चिल्लाई, न न न नहीं, नहीं नहीं नहीं, और उसने अपना हाथ उसके पिता की पकड़ से खींच लिया। रामलाल चिल्लाया, तुमने हुआ क्या है मूर्ख, मतलब अपनी बेटी से बोला, तुम्हें हुआ क्या है मूर्ख, मैं तुम्हें विद्यालय ही तो ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, अन्यथा अध्यापिकाएं व विद्यालय की अन्य लड़कियां इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। उसके बाद में भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। उसकी बहन की पुरानी पोशाकों में ही उसे दे दी जाती थी। किसी को उसके कपड़ों की मरम्मत करने या फिर उसे धोने की परवाह नहीं थी। लेकिन आज उसका सौभाग्य था कि उसे एक साफ़ सुथरी पोशाक मिली जो बहुत ही धुलने के बाद सिकुड़ गई थी, और अब चंपा पर फिट नहीं आती थी। चंपा जो सेकंड लास्ट की जो बेटी थी उस पर फिट नहीं आती थी, यहाँ तक कि उसको नहलाया भी गया और उसके सूखे व उलझे बालों को तेल से रगड़ा गया, और तब जाकर उसे विश्वास होना शुरू हो गया कि उसके घर में अधिक अच्छे किसी स्थान पर ले जा रहे हैं, घर से किसी अच्छे स्थान पर लेके जा रहे हैं। तो जब वे विद्यालय पहुंचे, बच्चे पहले से ही कक्षाओं में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। अकेली छोड़ दिए जाने पर उस बेचारी लड़की ने भयभीत नज़रों से इधर उधर देखा। वहाँ कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसके जैसी ही लड़कियां चटाई पर पालती मारकर बैठी हुई थी। वे पुस्तक से पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर लिख रही थी। प्रधानाध्यापिका ने भोली से एक कक्षा में एक कोने में बैठने के लिए कहा कि तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ उस कोने में। फिर उसके बाद में भोली को पता नहीं था कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वह वहाँ लगभग अपनी ही आयु के इतनी सारी लड़कियों को उपस्थित देखकर प्रसन्न हुई। उसे आशा हुई कि शायद इसमें से कोई एक लड़की मेरी मित्र बन जाएगी। कक्षा में उपस्थित अध्यापिका लड़कियों से कुछ कह रही थी, परंतु भोली को समझ नहीं आ पा रहा था। और उसने दीवार पर टंगे हुए चित्रों को देखा। रंगों ने इधर उसे मुग्ध कर लिया, मतलब उसमें बहुत अलग अलग कलर की पेंटिंग्स थी, तो उन्होंने क्या कर लिया, उसको अट्रैक्ट किया। तो घोड़ा वैसा ही भूरा था जैसा कि वह घोड़ा जिस पर तहसीलदार ने अपने गांव का दौरा किया था। मतलब तहसीलदार था, उसने अपने गांव का दौरा किया था जिस घोड़े पे, तो वैसा का वैसा ही भूरा कलर का था। और गाय बिल्कुल नहीं दौरा किया था, और बकरी उनके पड़ोस की बकरी जैसी ही काली थी। तोता वैसा ही हरा था, और तोते ने उसके आम के बगीचे में देखा था। तोते को जो था उसके आम के बगीचे, उनके घर में जो आम का बगीचा था उसके अंदर देखा था। और गाय बिल्कुल उसकी गाय लक्ष्मी जैसी थी। और अचानक भोली ने ध्यान दिया कि अध्यापिका उसके सामने मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़ी हुई है। तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? भो भो भो। भोली ने हकलाकर उससे ज़्यादा नहीं बोल पाई। फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा नहीं बोल पाई, और फिर वह रोने लगी, और उसकी आंखों में आंसुओं की असहाय बाढ़ सी निकलने लगी। और अपने कोने में बैठे हुए उसने अपना सिर नीचे रखा। कोने में बैठे हुए उसने अपना सिर नीचे रखा, और उसमें सिर उठाकर उन लड़कियों को देखने की हिम्मत नहीं थी जिनके बारे में वह जानती थी कि वे अब तक उस पर हंस रही थी। और जब स्कूल की घंटी बजी
तब लड़कियां जल्दीबाजी में कक्षा से बाहर तेजी से दौड़ी, लेकिन भोली ने अपने कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर नीचे करे ही किए अब वह बहुत सुबक सुबक रही थी, मतलब रो रही थी शिक्षाकार्य लेते हुए। फिर उसके बाद में भोली अध्यापिका की आवाज़ कितनी कोमल थी। भोली अध्यापिका की आवाज़ कितनी कोमल थी, राहत देने वाली थी, ऐसा वो सोच रही थी। फिर उसके बाद में उसने पूरे जीवन में उसे भोली को कभी इस प्रकार से नहीं पुकारा था, किसी ने भी नहीं पुकारा था, किसी ने नहीं पुकारा था। और उसने उसके दिल को छू लिया था, मतलब भोली के दिल को छू लिया था उसकी आवाज़ ने। अध्यापिका ने कहा, उठो, यह कोई आदेश नहीं बल्कि मात्र एक मित्रवत सुझाव है। भोली उठ खड़ी हुई। और अब मुझे अपना नाम बताओ। उसका पूरा नाम पसीने उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था, मतलब शरीर पर पसीना आ गया था। क्या उसकी हकलाती जुबान फिर से उसका नाम करवा पाएगी। फिर भी इस दयालु महिला अध्यापिका की खातिर उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया। और उसकी आवाज़ इतनी राहत देने वाली थी। वह अध्यापिका उस पर भोली पर उस पर नहीं हंसी, मतलब भोली जो हकला कर बोली ना कि मेरा नाम भोली है, तो वो उस पर हंसी नहीं, वह हकलाने लगी, भय 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 भो। फिर उसके बाद में अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो अब पूरा नाम बताओ। तो भय 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 भोली बताया। फिर उसने अंततः वह यह बोल पाई कि उसने राहत महसूस की, जैसे कि वह एक महान उपलब्धि हो। उसके बाद में बहुत अच्छा, अध्यापिका ने स्नेहपूर्वक वह पीठ को थपथपाते हुए कहा, और उसके अपने दिल में डर निकाल दो, अपने दिल से डर निकाल दो, और तुम बाकी सब की तरह बोल पाओगी। भोली ने ऊपर देखा, जैसे कि पूछ रही हो सचमुच, जैसे कि पूछ रही हो सचमुच। फिर उसके बाद में हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा। तुम बस प्रतिदिन स्कूल आओ या आओगी या नहीं। तो उसने अध्यापिका ने पूछा। भोली ने स्वीकृति में सिर हिलाया। नहीं, इसे ज़ोर से कहो, नहीं, इसे ज़ोर से कहो, है हाँ, उसने ऐसा बोला। फिर उसके बाद में और भोली को स्वयं आश्चर्य हुआ कि वह एक मतलब यह कह पाई। उसके बाद में, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अब यह पुस्तक लो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अब यह पुस्तक लो। वह पुस्तक अच्छे अच्छे मित्रों से भरी हुई है, अच्छे अच्छे चित्रों से भरी हुई है। और वे चित्र रंगीन थे, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और एक गाय जो बिल्कुल लक्ष्मी भोली के घर की जो गाय थी उसकी जैसी लगती थी। प्रत्येक चित्र के साथ बड़े बड़े काले अक्षरों में उसका शब्द में नाम लिखा हुआ था। फिर उसके बाद में 1 महीने में तुम यह पुस्तक पढ़ने के लायक बन जाओगी। फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी पुस्तक दूंगी, और फिर उससे भी बड़ी, समय आने पर मैं तुम्हें गांव में अन्य सभी की तुलना में तुम क्या है, बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाओगी बाकी सबकी तुलना में। फिर कोई भी तुम्हें कभी हंसी नहीं, मतलब तुम्हारी बातों पे कभी कोई हंस नहीं पाएगा, और लोग सम्मान के साथ में तुम्हारी बात सुनेंगे, और तुम जरा भी हकलाए बिना सब कुछ बोल पाओगी, समझी। अब घर जाओ और प्रातःकाल जल्दी वापस आ जाना, मतलब कल सुबह जल्दी वापस आ जाना। और भोली को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक गांव के मंदिर में सारी घंटियां बज रही हो, और विद्यालय के भवन के समक्ष के वृक्ष बड़े बड़े लाल रंग के खिले हुए फूलों से लद गए हो। उसका हृदय एक नई आशा व नए जीवन के साथ में धड़क रहा था। फिर उसके बाद में इस प्रकार खूब सारे वर्ष गुजर गए, और वह गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। जो गांव था वो छोटा सा कस्बा बन गया, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल बन गया। मतलब जो छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था वो हाई स्कूल बन गया। हाई स्कूल जो 12th क्लास की होती है, तो 10th क्लास तक का पढ़ाया जाने लगा। हाई स्कूल बन गया। और उसके बाद में अब कहाँ,
अब वहाँ एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा था। टिन शेड के नीचे मतलब जो चादरों की छाया होती है उनके नीचे एक सिनेमा था। और कपास से बिनौली को अलग अलग करने वाली एक मिल, कपास से बिनौली को अलग अलग करने वाली एक मिल, काटन जनिंग मिल थी वहाँ पे। और मेल ट्रेन यानी डाक गाड़ी जो होती है, जो अपने रास्ते में प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है, वो उसके मतलब उसके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। मतलब वहाँ का जो रेलवे स्टेशन था उस पर रुकने लगी थी। फिर उसके बाद में एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो फिर क्या है बिशांबर का प्रस्ताव स्वीकार कर क्या मैं बिशांबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? उसकी पत्नी ने कहा, हाँ अवश्य। इतना धनी दुल्हा पाना भोली के लिए सौभाग्य की बात होगी। एक बड़ी सी दुकान और एक खुद का एक मकान। मैंने सुना है कि बैंक में उसके हजारों रुपए हैं, और इससे भी बढ़कर वह कोई दहेज नहीं मांग रहा है। वह तो ठीक है, लेकिन वह इतना युवा नहीं है। तुम जानती हो, लगभग मेरी आयु का है, और वह लंगड़ाकर भी चलता है। इससे भी बढ़कर उसकी पहली पत्नी और उसके बच्चे काफ़ी वयस्क है बच्चे काफ़ी वयस्क हैं, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 45 या 50 यह एक पुरुष के लिए कोई बड़ी आयु नहीं होती है। हम भाग्यशाली है कि वह दूसरे के गांव का है। वह दूसरे गांव का है। उसे भोली के जो चेचक के निशान है और भोंदूपन है उसके बारे में पता नहीं है। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह हमें पूरे जीवन भर रह जाएगी। भोली है वो पूरे जीवन भर अविवाहित रह जाएगी, और माता पिता की कानाफूसी अविवाहित रह जाएगी। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ भोली क्या करेगी, और वह मूर्ख क्या कहेगी, वह भोली क्या कहेगी। और उसकी माँ बोलती है, वह मूर्ख क्या कहेगी, वह तो एक गूंगी गाय जैसी है। रामलाल बुदबुदाया। रामलाल ने बोला कि वो तो एक गूंगी गाय जैसी है। फिर उसके बाद में शब्द शायद तुम सही कहती हो। रामलाल ने बोला कि शायद तुम सही कहती हो। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपने माता पिता की कानूफूसी में चल रही बातचीत को सुनते हुए अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। और विशंबर नाथ के एक धनी पंसारी था। विशंबर नाथ जो था वो क्या था, जिससे भोली की शादी होने वाली थी, वो एक धनी पंसारी था। मतलब उसकी एक किराने की दुकान थी। वह विवाह के लिए अपने साथ मित्रों व रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया, और बारात के आगे पीतल का एक बैंड व भारतीय फिल्म की एक प्रचलित धुन बजाता हुआ चला आ रहा था। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल इतनी शानो शौकत को देखकर अत्यधिक आनंदित था, और उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतने शानदार तरीके से होगा। भोली की बड़ी बहनों को जो कि इस अवसर के लिए आई हुई थी, उन्हें इसका उन्हें इसके भाग्य से, भोली के भाग्य से क्या हुई, ईर्ष्या हुई। क्योंकि उनकी शादी इतनी शानो शौकत से नहीं हुई थी, मतलब इतनी शानदार नहीं हुई थी, तो वो ईर्ष्या करने लगी। जब शुभ मुहूर्त आया तो पंडित ने कहा, दुल्हन को लाइए। वह विवाह के समय में पहनी जाने वाली एक लाल रेशमी साड़ी पहनी हुई थी भोली। और भोली को पवित्र अग्नि के पास में दुल्हन के रूप में ले जाया गया। विशंबर नाथ के मित्रों में से एक मित्र ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, दुल्हन को हार पहनाओ। मतलब उसको प्रोत्साहित करते हुए बोला कि दुल्हन को हार पहनाओ। और दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का हार उठाया, और एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे खिसका दिया। विशंबर ने एक उड़ती नज़र से देखा, उसके हाथों से हाथों में ही अटका रह गया। दुल्हन ने धीरे धीरे घूंघट अपने चेहरे पर डाल लिया, और विशंबर ने अपने बगल में खड़े हुए मित्र से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? और उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, तो क्या हुआ? तुम भी तो कोई युवा नहीं हो। उसके बाद में हो सकता है, पर यदि मेरा इससे विवाह करवाना है तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। दामलाल गया।
रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी मतलब रामलाल ने जब ये सुना तो रामलाल उसके पास गया और उसने अपनी पगड़ी, अपना सम्मान और जो कि अपना उसका सम्मान था, विशंबर के पैरों में रख दी। मुझे इस तरह अपमानित मत करो, 2,000 रुपये ले लो, नहीं 5,000, नहीं 5,000, नहीं हम वापस चले जाएंगे, या तो 5,000 दो, ये नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। उसकी बेटी को रखो, अपनी बेटी को रखो, ऐसा विशंबरनाथ ने कहा। फिर उसके बाद में कृपया कुछ तो संवेदनशील बनो। यदि तुम वापस चले जाओगे तो गांव में कभी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, नहीं दिखा पाऊँगा। तो फिर 5,000 निकालो, तो अगर तुमको मुंह दिखाना ही है तो 5,000 निकालो, ऐसा उसने बोला। उसके बाद में अपने चेहरे पर आंसू आंसू बहाते हुए रामलाल अंदर गया और तिजोरी खोली और नोट गिनकर निकाले। उसकी गड्डी दूल्हे के पैरों पर रख दी। उसने गड्डी दूल्हे के पैरों पर रख दी और बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय मुस्कान दिखाई दी। उसने जुआ खेला था और जीत गया था। उसने ज़ोर से कहा, मुझे हार दो। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वह ऊपर देख रही थी, सीधे अपने संभावित पति की ओर। और उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही घृणा थी, मात्र दूखा तिरस्कार था। विशांबर ने दुल्हन की गर्दन में पहनाने के लिए हार उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोली के हाथ बिजली के क्रोंद की भांति, अर्थात उसके मतलब बहुत तेज़ी से झपटा, हाथों से बहुत तेज़ी से झपटा भोली ने उसको। फिर उसके बाद में हार को आगे से उछाल दिया गया और वह उठ खड़ी हुई और घूंघट उतार फेंका। उसने घूंघट उतार फेंका अपना। भोली ने स्पष्ट तेज आवाज़ में कहा, पिताजी, मैं आपके पिता, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार व पड़ोसी, उसे जरा भी हकला हट के बिना बोलते हुए सुनकर चौंक गए। मतलब ये सारी की सारी चीज़ जो लोग थे, भाई बहन माँ बेटी सब कुछ, वो चौंक गए इसको ऐसे देख के। फिर उसके बाद में, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूँगी। फिर उसके बाद में रामलाल के ऊपर वज्रपात हो गया और मेहमान कानाफूसी करने लगे और इतनी बेशर्म, इतनी कुरूप और इतनी बेशर्म। रामलाल चिल्लाया, भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो और हमारी इज्जत की तुमको कोई परवाह नहीं है। ऐसा मतलब जो भोली के पिता थे रामलाल, उन्होंने कहा। भोली ने कहा कि इज्जत की ही तो खातिर मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं ऐसा नीच, लालची और तिरस्कार योग्य कायर को अपना पति नहीं बनाना चाहूँगी, नहीं बनाऊंगी, ऐसा उसने बोला। कितनी बेशर्म लड़की है। हम सब ने इसे एक भोली भाली गूंगी गाय समझा था। और भोली बहुत गुस्से से बूढ़ी महिला पर बरस पड़ी। हाँ चाची, आप ठीक कह रही थी। आप सबने यही सोचा था कि मैं एक गूंगी जानवर की तरह हाँकी जाने वाली एक गाय हूँ, इसलिए आप सब मुझे इस निर्दयी प्राणी को सौंप देना चाहते थे। लेकिन अब वह गूंगी गाय हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। हकलाने वाली जो मूर्ख लड़की है वो बोल रही है। क्या आप और सुनना चाहती हैं? आप और कुछ भी सुनना चाहती है? कुछ सुनने के मन में आपके? तो उसके बाद में पंसारी जो विशांबर था, विशांबर नाथ ने अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। भ्रमित बैंड वालों ने भालों को लगा कि विवाह संस्कार समाप्त हो गया है, विवाह का जो संस्कार था वो समाप्त हो गया है, और उन्होंने विवाह की समाप्ति के समय बजाई जाने वाली एक धुन शुरू कर दी। और रामलाल जमीन पर स्थिर खड़ा रहा। उसका सिर दुख और शर्म के बोझ से नीचा झुका हुआ था। पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे बुझ गई और सब कुछ मतलब सब जा चुके थे। रामलाल भोली की ओर मुड़कर बोला, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अब कभी भी कोई भोली से विवाह नहीं करेगा। हम तुम्हारा क्या करेंगे?
उसने सुलेखा, और सुलेखा जो कि भोली असली उसका नाम था भोली, उस वह एक शांत व दृढ़ आवाज़ में उसने एक शांत और दृढ़ आवाज़ में कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, उसकी वृद्धावस्था में मैं मतलब आपकी वृद्धावस्था में मैं आपको वह माँ की सेवा करूँगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा है, वही ठीक है। मतलब ठीक है ना मैडम। उसकी मैम भी वहीं पे थी, तो वो अपनी मैम की तरफ हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती है कि ठीक है ना मैडम। तो अध्यापिका पूरे समय इस नाटक को देखती हुई एक कान में से खड़ी हुई थी, एक कोने में खड़ी हुई थी। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ भोली, अवश्य। और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक थी, जो एक कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति की पूर्णता के बारे में चिंतन करते समय महसूस करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे न्यू हो वो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें, जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ, मैं कभी भी वीडियो डालता रहता हूँ, तो जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर से दबाएं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो या फिर क्लास फ्रेंड्स हो तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, या कोई भाई बहन हो छोटे जो 10th क्लास में हो, तो उनको आप शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके इस चीज़ का। तो ओके एंड गुड बाय।